Hello friends, class 9 chapter 2 tissue. This is the second lecture of chapter 2 which name is tissue and कल हमने क्या क्या पढ़ा था टिश्यू में। तो कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था और कल हमने ये पढ़ा था कि टिश्यू किसे कहते हैं, आई मीन व्हाट इज टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि द टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड इज एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में हमने आई मीन पादप उत्तक में हमने ये पढ़ा था कि ये दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभाज्य उत्तक और परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। तो परमानेंट टिश्यू में हम विभाज्य उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने कल पढ़ा था कि वर्गीकरण के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं और स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर जो हमारे प्लांट टिश्यू है वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर हमने स्थिति के आकार पर पढ़ा था। तो स्थिति के आकार पर हमने पढ़ा था तो वो ये था कि इट इज अ थ्री टाइप, अपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंट्राकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लास्ट इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये तीनों कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम डिस्कस करते हैं अपना सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक जो दूसरे प्रकार के उत्तक से मिलकर बना होता है, दो प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक क्या होता है, आइए देखते हैं। तो स्थायी उत्तक जो होते हैं वो नाम से ही, जैसे कल हमने बताया था आपको, इन दोनों में डिफरेंस भी बताया था विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक में। विभाज्य उत्तक जो होते हैं वो ऐसे उत्तक होते हैं जो विभाजित होकर नए उत्तकों का निर्माण करते रहते हैं। लेकिन वही अगर स्थायी उत्तक की बात करें, यानी परमानेंट टिश्यू की बात करें, तो नाम से क्लियर है परमानेंट, यानी कि ये उत्तक जो होंगे ये विभाजित नहीं होते हैं। एक बार ये बन जाते हैं तो दोबारा ये विभाजित होकर नए उत्तक का निर्माण नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो उत्तक होंगे वो हमारे होंगे परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। अब स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी उत्तक जो है हमारे वो सिंपली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू, सरल उत्तक, एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसको हम जटिल उत्तक कहते हैं। सरल उत्तक में हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक जो होंगे जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे किसको, उसमें हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम को। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू को कल हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को मैंने ये बताया था कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू टू टाइप्स ऑफ टिश्यू बताए थे। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू था वो जटिल था, आई मीन जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको लकड़ी के बंडल का, जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होंगे। ऐसे उत्तक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे वो कौन से टिश्यू होंगे, वो होंगे हमारे जटिल उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से अगर मिलकर बन रहे हैं हमारे टिश्यू तो कौन से टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल उत्तक है। और अगर वही हम बात सरल उत्तक की करें तो नाम से क्लियर है, सरल सिंपल। अगर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के, मतलब कोशिकाओं का वह समूह जो एक ही जैसा हो, जिसकी संरचना भी एक जैसी हो और क्रियाविधि भी एक जैसी हो और उत्पत्ति भी एक जैसी हो, तो एक ही प्रकार की अगर कोशिकाओं से मिलकर के कई कोशिकाएं कोई उत्तक बना रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरल टिश्यू बोलेंगे। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक सिंपल टिश्यू, और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं या एक से अधिक तरह की कोशिकाओं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से अगर टिश्यू बन रहा है, कोशिकाओं से बना टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये हुई बात हमारी सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो अब हम बात करते हैं स्थायी उत्तक में पहले सिंपल टिश्यू की यानी कि सरल उत्तक की। तो सरल उत्तक में हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, मृदु उत्तक जिसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। सेकेंड है हमारा स्थूल कोणोत्तक जिसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा नॉट क्लोरेनकाइमा, ओके, कोलेनकाइमा। फिर थर्ड है दृढ़ोत्तक जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो आइए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट देखते हैं मृदुत्तक जिसको पैरेन्काइमा कहते हैं। इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने कल बताया था आपको कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, सजीव यानी कि लिविंग होते हैं। कौन, मृदुत्तक उत्तक जो होते हैं ये लिविंग होंगे। ये दोनों उत्तक जो होंगे आई मीन मृदुत्तक और स्थूल कोणोत्तक या पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा, ये दोनों उत्तक जो होंगे ये आपके सजीव उत्तक कहलाएंगे। और वहीं अगर बात हम दृढ़ोत्तक की कर दें तो दृढ़ोत्तक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा जो है
उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो कैसी कोशिकाएं होंगी, वो कैसे उत्तक होंगे, वो डेड टिश्यू होंगे, यानी कि मृत कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होंगे। तो आइए सबसे पहले अब हम बात करते हैं मृदुतक की, पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा जो है उसमें हमने देखा कि वो क्या है, लिविंग है, यानी कि सजीव है। फिर कोमल अंगों में, दैट मीन जो मृदुतक है, पैरेन्काइमा सेल जो है, पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो कहाँ पाए जा रहे हैं, पौधों के कोमल अंगों में पाए जाते हैं। कोमल अंग कौन कौन से होते हैं, बात यहाँ फंसती है। तो कोमल अंग जो है वो जैसे कि नई कलियां निकल रही हैं, नई अभी पौधे का जन्म हुआ है, नए नए तने बन रहे हैं, लचीले हैं, इन सब जगहों पर कौन से उत्तक देखने को मिलेंगे, हमारे मृदुतक देखने को मिलेंगे, जो कि कोमल अंगों में पाए जाएंगे। और कैसे होंगे, लिविंग होंगे, सजीव होंगे। समव्यासी, व्यासी का मतलब व्यास, डायमीटर, जो उनका व्यास होगा, जो उनका डायमीटर आई मीन साइज जो होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे कि कल हमने आपको बताया था एग्जांपल, एक डिब्बे में लड्डू का, तो लड्डू जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, गोल होंगे, एक ही शेप के होंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है, समव्यासी, सेम डायमेंशन के होंगे। फिर पतली झिल्ली, इनकी जो झिल्ली होगी या कोशिका झिल्ली या कोशिका कला कह रहे हैं, जो इनकी जो कोशिका कला होगी वो कैसी होगी, पतली होगी। फिर गोल और अंडाकार और बहुभुजाकार, ये चीज आप कल भी पढ़ चुके थे। ये कैसे होंगे मृदुतक, गोल होंगे, अंडाकार होंगे और बहुभुजाकार। बहुभुजाकार में ये हेक्सागोनल भी हो सकते हैं, पेंटागन भी हो सकते हैं, इस तरह से कई शेप में हो सकते हैं। बहुभुजाकार मतलब बहुत सारी भुजाएं इनकी हो सकती हैं। फिर ICS, जिसको मैंने कल बताया था, इंटरसेलुलर स्पेस, अंतराकोशिकीय स्थान या अंतराकोशिकीय अवकाश, ये इसमें टिक लगा हुआ है, दैट मीन इसमें पाया जाएगा, अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाएगा। अभी आपको फिगर से पूरा क्लियर हो जा रहा है। फिर क्या करते हैं ये, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है जल व भोजन का संचय करना, यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर और फूड का ये स्टोरेज करते हैं। कौन, मृदुतक, पैरेन्काइमा सेल। फिर है हरित लवक, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है इनमें। क्या पाया जाता है मृदुतक में, क्लोरोफिल पाया जाता है। हमने कोशिका जब पढ़ी थी तो उसमें लवक पढ़ा था, लवक में हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था। तो जो क्लोरोप्लास्ट है यानी कि हरित लवक जो था वो पाया जाता है किसमें, मृदुतक कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। और इसी कारण हरित लवक यानी हरा रंग पाए जाने के कारण मृदुतक उत्तकों को क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल पाया जा रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा कहेंगे। फिर से हम इसको एक बार देख लेते हैं और इसका नाम आप क्लोरेन्काइमा प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका क्लोरेन्काइमा। मृदुतक जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा। और ये जो पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा है, वो किसका पार्ट है, परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। और परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो वी आर रीड simple tissue, and simple tissue is also distributed in three parts. First is parenchyma, second is collenchyma and third is sclerenchyma। यानी कि स्थायी उत्तक जो कि दो भागों में विभाजित है, पहला है सरल उत्तक, दूसरा है जटिल उत्तक। सरल उत्तक तीन भागों में विभाजित है, मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। सबसे पहली बात हमने की है मृदुतक यानी पैरेन्काइमा सेल की। तो पैरेन्काइमा सेल जो होती है वो क्या होती है, लिविंग होती है और पौधों के किस अंग में पाई जाएंगी, कोमल अंग में, यानी वो अंग जो सबसे ज्यादा कोमल या लचीले होंगे उनमें पाई जाएंगी। फिर है समव्यासी यानी कि सेम डायमेंशन होगा, अगर गोल है तो गोल होंगी, अंडाकार है तो अंडाकार होंगी, और बहुभुजाकार है यानी बहुत सारी भुजाएं हैं तो बहुभुजाकार होंगी। फिर जो ये इनकी आउटर लेयर होगी यानी कोशिका कला जो होगी, कोशिका भित्ति जो होगी वो क्या होगी, पतली होगी। फिर इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो क्या पाया जाएगा, यानी कि अंतराकोशिकीय स्थान जो है वो पाया जाएगा। फिर भोजन और जल का क्या करेंगे, ये संचय करेंगे, यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर के लिए इनका मेन वर्क क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। फिर हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इनको हम क्या बोलेंगे, मृदुतक कोशिकाओं को क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। फिर अब हम एक नई चीज देख लेते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जिसको कहते हैं हम, जो जलीय पौधे होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो जो ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ये जलीय पौधे, जल में पाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। और हाइड्रोफाइट्स में जो ये होता है कि जो पैरेन्काइमा सेल के बीचों बीच बड़ी बड़ी गुहिकाएं बनी होती हैं।
इसको अभी हम फिगर से डिस्क्राइब करते हैं, तब तक के हम इसको कोलन काइमा देख लेते हैं, या देख ही लेते हैं इसको अभी हम। मृदुता कोशिकाएं कुछ इस तरह से बनती हैं, गोल, ये डॉट डॉट जो ये पाए जा रहे हैं अंदर, जो एक स्पेस पाया जा रहा है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा वैक्यूम यानी कि रिक्तिका है। और ये क्या पाया जा रहा है हमारा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और ये जो लेयर पाई जा रही है ये क्या है, सेल वॉल यानी कि कोशिका कला। तो ये हुआ फिगर मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा सेल का। पैरेन्काइमा यानी मृदुतक जो है उनमें हम क्या देख रहे हैं, ये राउंडेड शेप में है यानी कि गोल है। और इनकी जो बाहर की परत अभी बताई गई थी कि जो इनकी कोशिका झिल्ली है वो क्या है, पतली होती है। ये हमारे सेल वॉल हम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है और ये इसमें वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं। और ये जो हमने डॉट डॉट शो किया है ये क्या है, इनका इंट्रासेलुलर स्पेस यानी कि अंतःकोशिकीय स्थान है जो दो सेलों के बीच में पाया जा रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक डिब्बे में आप लड्डू रख दीजिए। अगर आपने कल का लेक्चर मिस किया हो तो आप उसको फिर से देख सकते हैं और फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं उसको। एक डिब्बे में आप लड्डू अगर रखेंगे तो लड्डू अगर आप रख रहे हैं कुछ इस तरह से, ये है आपका डिब्बा, और इसमें अगर आप कुछ इस तरह से अगर लड्डू रख रहे हैं तो आप उसके बीच में ये गैपिंग देखेंगे। ये गैपिंग जो अगर आप देखेंगे तो ये गैपिंग जो दिखाई देगी वो किस चीज की होगी, वो इंटरसेलुलर स्पेस होगा यानी कि अंतःकोशिकीय स्थान होगा जो कि आपको लड्डुओं के डिब्बे में दिख रहा है। और इसको लर्न करने या इसको रिमेम्बर रखने का सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप डिब्बे में लड्डू को रख सकते हैं। और वो कौन से जो वो लड्डू डिब्बे में रखे हुए हैं वो कौन से उत्तक का एग्जाम्पल होगा, वो हमारा एग्जाम्पल होगा पैरेन्काइमा का या मृदुतक का एग्जाम्पल होगा। तो हम बता रहे थे हाइड्रोफाइट्स के बारे में यानी कि जलीय पौधों के बारे में। तो जलीय पौधों में क्या होता है, जलीय पौधों में ये होता है कि जो पैरेन्काइमा सेल होती है यानी कि मृदुतक कोशिकाएं जो होती हैं उनके बीच बीच में गुहिकाएं पाई जाती है। गुहिकाओं का मतलब होता है उनके बीच बीच में नाली जैसी जो संरचना होती है वो पाई जाती है। और वो संरचना जो पाई जाती है वो क्यों, उसमें क्या भरा होता है, उसमें भरा होता है वायु भरी हुई होती है। उन गुहिकाओं में क्या फिल होती है, वायु भरी हुई होती है। और वो वायु जो भरी हुई होती है उनका काम ये होता है कि वो पानी में उन पत्तियों को फ्लोटिंग यानी कि तैरने का काम करती है। जलीय पौधों में जो गुहिकाएं होती हैं, पतली पतली गुहिकाएं जो पाई जा रही हैं, मान लीजिए ये आपकी कमल की पत्ती है और इस कमल की पत्ती में ये पतली पतली जो आपकी ये गुहिकाएं पाई जा रही हैं, इनमें क्या फिल होता है, इनमें एयर फिल होती है, वायु फिल होती है। और ये जो वायु फिल होती है वो क्या काम करती है, वो काम ये करती है कि पत्ती को सरफेस ऑफ वाटर यानी कि पानी की सतह पर तैरने का काम करती है, तैरने में सहायता प्रदान करती है। तो हम सीधी सी बात आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो पत्तियां जिनमें हवा फिल होती है वो भी किस तरह की बनी होती है, किनकी बनी होती है, मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं। और एयर फिल होने के कारण हाइड्रोफाइट्स में यानी कि जलीय पौधों में एयर फिल होने के कारण पैरेन्काइमा सेल को क्या बोला जाता है, एरिकाइमा बोला जाता है। एरिकाइमा क्या बोला जाता है, एरिकाइमा। फिर से सुन लीजिए, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा जो सेल होती हैं यानी कि मृदुतक सेल जो होती हैं उनके बीच बीच में क्या पाई जाती है, पतली पतली छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। और उन नलिकाओं में क्या फिल होता है, उन नलिकाओं में फिल होता है हमारी वायु यानी कि एयर फिल होती है।
और वो एयर जो फिल होती है वो क्या कार्य करती है, जो एयर फिल होती है वो हमारी पत्ती को पानी की सतह पर तैरने के लिए सहायता प्रदान करती है, यानी कि इट हेल्प टू फ्लोट द लीफ सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर की सरफेस पर फ्लोटिंग के लिए जो वर्क यानी कि जो हेल्प करती है वो क्या करती है, एयर जो भूमिकाओं में पैरेन्काइमा सेल में जो एयर फिल होती है वो करती है। और एयर जो पैरेन्काइमा सेल में फिल होती है तो इसलिए इनको हम एयरिकाइमा कहते हैं। और एयरिकाइमा ये जो टर्म है ये आपका इम्पॉर्टेंट टर्म है किसी भी कंपटीशन नीट के व्यू से भी, एंड आप जो भी ये देखते जितने भी कंपटीशन देखते हैं उसमें ज्यादातर एयरिकाइमा पूछा जाता है। उसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एयरिकाइमा जो है वो कौन से टिश्यू का बना हुआ होता है, तो दैट यू टेक इट पैरेन्काइमा। एंड व्हेन जब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पैरेन्काइमा सेल कौन सी जो जिसमें एयर फिल होती है वो उसे क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, उसे एयरिकाइमा बोलेंगे। तो ये अगर हो गया हमारा मृदुतक। अब हम सेकंड बात करते हैं अपनी किस चीज की, अब हम सेकंड बात करते हैं हम अपनी स्थूल कोणोत्तक यानी कि कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा क्या होते हैं, कोलेनकाइमा जो होते हैं वो मृदुतक का परिवर्तित रूप होते हैं, यानी कि जो हमारा पैरेन्काइमा सेल है उनका परिवर्तित रूप है, यानी कि उनका दूसरा रूप होता है, और लेकिन होता ये भी सजीव रूप ही है। तो मृदुतक कोशिकाओं का ये परिवर्तित रूप होता है, यानी कि चेंज फॉर्म होती है इनकी, मतलब इनकी तरह ये नहीं होते हैं। ये गोल हैं तो ये किस तरह से होंगे, ये काजू की कतली की तरह होंगे। मुंह में पानी आ रहा होगा ऐसे, कोई बात नहीं, अभी आप फिगर अच्छे से समझ जाओगे। ये आप इसको याद रखना है, लड्डू मोतीचूर के या बेसन के जो भी आपको पसंद हो, वट एवर यू लाइक, बट कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक को आपको याद रखना है काजू की बर्फी, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल है। आई होप, वैसे तो बहुत सारी बर्फियां होती हैं बट काजू की बर्फी जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा आप लोग के लिए, बिकॉज उसका शेप जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। तो इस तरह से जो शेप रहेगा तो कोलेनकाइमा आपको याद आ जाएगा, और लड्डू का शेप जो भी लड्डू आप लेंगे तो उसके लिए आपको याद आ जाएगा पैरेन्काइमा का शेप। तो कोलेनकाइमा को अब हम पढ़ते हैं। कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा जो होता है मृदुतक का परिवर्तित रूप होता है, मतलब जिस तरह से मृदुतक कोशिकाएं बनी हुई होंगी उसी तरह से हमारा क्या बना होगा, स्थूल कोणोत्तक भी, यानी कि कोलेनकाइमा भी बना हुआ होगा। लेकिन ये इसका परिवर्तित रूप होगा, यानी कि इसका रूप जैसे कि गोल है तो इसका रूप कैसा होगा, क्वाड्रेटो टाइप का होगा या चौकोर होगा। फिर सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। जो हमारा स्थूल कोणोत्तक है यानी कि कोलेनकाइमा जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ होगा, और इन्हीं के जमाव के कारण, इसके सेलुलोज और पैक्टिन जो होंगे ये दो हैं, इन दोनों के जमाव के कारण यानी इन दोनों के डिपोजिशन के कारण जो इनकी कोशिका वृत्ति होगी वो क्या होगी, मोटी होती जाती है, यानी कि मोटी हो जाएगी। किसकी अपेक्षा, मृदुतक कोशिकाओं की अपेक्षा जो स्थूल कोणोत्तक की कोशिका वृत्ति होगी वो सेलुलोज और पैक्टिन के जमाव के कारण, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, द सेल वॉल बिकम थिक। तो जो सेल वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, लेकिन इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होंगे वो नहीं पाए जाएंगे। लेकिन मृदुतक कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो थे वो पाए जा रहे थे। इंटरसेलुलर स्पेसेस इज एब्सेंट, और फिर ये कैसे होंगे, लंबे होंगे, मोटी कोशिका वृत्ति वाले होंगे, क्योंकि इनमें सेलुलोज और पैक्टिन जो होगा वो जमा होता चला जाएगा, और इनकी जो कोशिका वृत्ति होगी वो कैसी होती चली जाएगी, मोटी होती चली जाएगी। तो अब हम इसकी जो फिगर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। तो स्थूल कोणोत्तक क्या होते हैं, स्थूल कोणोत्तक मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा सेल का चेंज फॉर्म होते हैं, परिवर्तित रूप होते हैं, और ये किससे बने होते हैं, सेलुलोज और पैक्टिन से बने हुए होते हैं। सेलुलोज और पैक्टिन के बने होने के कारण जो इनकी कोशिका वृत्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती जाती है, और मोटी होती जाती है तो इसलिए ये मोटी होती जाती है, और इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं यानी कि अंतः कोशिकीय स्थान जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये लंबे होते हैं, और इनमें जो कोशिका वृत्ति होगी वो मोटी हो जाएगी, किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। फिर इसकी बात आती है कि ये करते क्या है, किसी में हेल्प करते हैं। तो ये जितने भी वीक ऑर्गन होंगे, वीक ऑर्गन का मतलब जितने भी शाकीय पौधे होंगे, जैसे कि साग वाले जितने भी पौधे होंगे वो क्या करेंगे, उनको और पत्तियों को
लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करते हैं, यानी कि जितनी भी लचीली चीजें उनको लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करेंगे और यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करेंगे। क्या करेंगे स्थूल कोण उत्तक? जितनी भी शाख है, जितनी भी साग हैं, आप पालक ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं, आप इनको देखेंगे, आप इनको इजीली ब्रेकआउट कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप मोटे तने ले लो तो आप उसको ब्रेकआउट जल्दी नहीं, गुलाब का है, गुड़हल का अगर आप ले लो तो उसको जल्दी से आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये स्थूल कोण उत्तक जो होते हैं वो जितने भी लचीले पौधे होते हैं, जैसे कि साग हैं, पत्तियां हैं, इनको क्या करते हैं? दृढ़ता प्रदान करते हैं कि ये आसानी से अपनी जो ये छवि है इनको जल्दी से मिटा ना सके। तो और इसमें क्या हमने बताया था? हमने ये बताया था इसमें कि इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें नहीं पाया जाएगा, और ये पौधे को क्या प्रदान करेंगे? ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि मैकेनिकल पावर यानी कि यांत्रिक शक्ति प्रदान करेंगे। और यांत्रिक शक्ति को भी कल आप समझ चुके थे। तो अब आइए हम इसके फिगर को देख लेते हैं। तो इसका फिगर कैसा है? इसका फिगर है काजू की बर्फी की तरह। इस तरह से होती है कुछ आपकी बर्फी है। अगर आप उसको रखेंगे किसी भी डिब्बे में तो कुछ इस तरह से रखेंगे। अगर आप काजू की बर्फी को एक डिब्बे में अगर सजा के रखेंगे तो शायद आपको इंटरसेलुलर स्पेस या उसमें कोई भी स्पेस दिखाई ना दे। तो इस तरह से कोलेनकाइमा जो होगी उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हमने दूसरी बात इसमें क्या बताई थी? ये लंबे होते हैं। तो देख लीजिए आप, जिस तरह से गोल थे वो, और ये किस तरह से हैं? ये लंबे हैं। फिर तीसरी बात इसमें बताई थी, सेलुलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण इनकी सेल वॉल होगी वो क्या हो जाएगी? मोटी होती चली जाएगी। तो सेलुलोज और पेक्टिन क्या होगा? इनकी कोशिका सेल वॉल में फिल होगा। इनकी कोशिका जो झिल्ली होगी, सॉरी कोशिका जो भित्ति होगी उसमें सेलुलोज और पेक्टिन जो है वो फिल रहेगा। और ये जो हमने डॉट डॉट दिखाया है ये सेलुलोज और पेक्टिन है जो कि फिल है इनकी सेल वॉल के अंदर। और ये कैसे स्ट्रक्चर होंगे? ये स्ट्रक्चर जो होंगे वो एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए होंगे। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होंगे वो नहीं पाए जाएंगे। मैकेनिकल सपोर्ट देंगे किसको? पौधे को, पौधे की पत्तियों को और साग वाले जितने भी पौधे हैं उनको। और मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ लचीलापन और दृढ़ता भी प्रदान करेंगे। तो ये हमारा स्थूल कोण उत्तक किस शेप में होगा? लंबे होंगे, और पेक्टिन और सेलुलोज की जमाव के कारण जो इनकी सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? वो इनकी जो सेल वॉल होगी वो मोटी होगी। फिर इसमें एक चीज आती है, स्थूल कोण उत्तक लिखा हुआ है। तो स्थूल कोण उत्तक जो होगा उसमें एक शब्द आता है स्थूलन, आप लोग की बुक में भी होगा। अभी हम उसको देखते हैं अच्छे से। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारी सेल वॉल, और ये है हमारा स्थूलन। अब पूरा समझ में आ गया, लेकिन स्थूलन रह गया। स्थूलन क्या है? तो आइए देखते हैं स्थूलन। जो पेक्टिन और पेक्टिन और सेलुलोज की जो बात हो रही है कि सेल वॉल के डिपोजिशन के कारण क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो वही काम यहाँ पर, ये वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा कि पेक्टिन और सेलुलोज जो ये दोनों हैं, ये दोनों क्या करेंगी? पेक्टिन और सेलुलोज जो होंगे वो जमाव के कारण सेल वॉल जो होगी मोटी हो जाएगी।
लेकिन कहीं कहीं जो पैक्टिन और सेलुलोज का जमाव अधिक हो जाएगा तो वो जगह क्या हो जाएगी, वो जगह जो हो जाएगी वो हमारी स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। तो वो जगह जो फूल जाएगी उसको हमने क्या यहाँ पे बोला है, उसको इन्होंने क्या बताया है, स्थूलन बताया। और यही स्थूलन पाए जाने के कारण कोलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक भी कहा जाता है। सेलुलोज और पैक्टिन का जमाव जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो कई जगह पर जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, फूल जाएगी। तो जो फूल जाएगा, जो फूला हुआ पार्ट रहेगा सेल वॉल का, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्थूलन कहलाएगा। और इसे ही क्या बोले, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, स्थूल कोणोत्तक यानी कि कोलेनकाइमा। तो ये बात हो गई हमारी कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोणोत्तक की। अब सबसे लास्ट हम अपनी किसकी बात करते हैं, दृढ़ोत्तक की बात करते हैं। तो दृढ़ोत्तक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। तो दृढ़ोत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, दृढ़ोत्तक जैसे कि अगर इसका आप संधि विच्छेद करें तो लिखा है दृढ़ प्लस उत्तक। दृढ़ मतलब मोटा, कड़ा, तो दृढ़ प्लस उत्तक यानी कि जो ये होगी, इसमें जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल आपकी जो देखी जाएगी वो कैसी होगी, इन दोनों की अपेक्षाकृत अधिक मोटी होगी, इसीलिए तो ये दृढ़ है। इनके अंदर का जो मटेरियल है वो तो है ही है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होगी वो इन दोनों की अपेक्षा क्या होगी, मोटी होगी। ये दोनों किसके बने हुए थे, ये बनी हुई थी सेलुलोज की, ये बनी हुई थी सेलुलोज और पैक्टिन की। लेकिन ये जो बनी हुई होगी वो किसकी बनी होगी, लिग्निन के डिपोजिशन से बनी होगी। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन दिस सेल वॉल इज बिकम थिक। कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा की अपेक्षा जो स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल होगी वो मोटी होगी, क्योंकि ये लिग्निन के डिपोजिशन से बन रही है, और लिग्निन जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन से हार्ड मटेरियल होता है। तो लिग्निन के जो जमाव के कारण बनेगी वो क्या बनेगी, मोटी परत बनेगी, और वो किसकी होगी, दृढ़ोत्तक की होगी। और ये एक ऐसा उत्तक है जो मृत कोशिकाओं से मिलकर बनता है, यानी कि डेड सेल से मिलकर बनता है। फिर दृढ़ोत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो दृढ़ोत्तक जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, एक दृढ़ोत्तक रेशे होते हैं जिनको स्क्लेरेनकाइमा फाइबर बोला जाता है, और दूसरा होता है दृढ़ोत्तक कोशिकाएं जिनको हम स्क्लेरेनकाइमा सेल या स्टोन सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं दृढ़ोत्तक रेशे क्या होते हैं और दृढ़ोत्तक कोशिकाएं यानी कि स्टोन सेल क्या होती हैं। तो अब हम देखते हैं दृढ़ोत्तक के बारे में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है इसको। दृढ़ोत्तक क्या था, दृढ़ोत्तक था लिग्निन के डिपोजिशन से जो इसकी सेल वॉल थी वो क्या थी, थिक थी, और कैसी कोशिकाएं थी, निर्जीव नॉन लिविंग कोशिकाएं थी, और क्या थी, डेड सेल से बनी हुई थी, और मैकेनिकल पावर यानी कि यांत्रिक शक्तियां जो थी वो प्रदान करती थी पौधों को। और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कितने टाइप्स के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, द स्क्लेरेनकाइमा इज टू टाइप, first is sclerenchyma fiber and second is stone cell. In another word we can say it sclerenchyma cells. Okay, so first दृढ़ोत्तक रेशे यानी कि स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग होते हैं, लंबे होंगे, खोखले होंगे, दैट मीन हॉलो होंगे, हॉलो अंदर से खोखले, जैसे कि पेन है आपकी, रिफिल अगर निकाल दी जाए तो वो पेन जो है वो खोखली हो जाती है, सो वैसा ही खोखले होते हैं। और इनके दोनों सिरे यानी बोथ साइड जो होंगे वो क्या होंगे, नुकीले, पॉइंटेड होंगे। जैसे कि पेन है आपकी, ये देखिए आप पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंटेड है, इस तरह से होंगे। तो आइए हम फिगर अब इसका देख लेते हैं। बीच बीच पे स्पेस रख दीजिएगा। लेकिन बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा। ये कुछ इस तरह से होंगे। तो आप देख सकते हैं नॉन लिविंग है क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा है, तो अभी हमने बताया ये मृत कोशिकाओं से ही मिलकर बनी हुई होगी। तो कैसी होगी, ये नॉन लिविंग ही होगी, निर्जीव ही होगी, लंबी है, फिर खोखली, अंदर देखिए कुछ भी नहीं इसके फिल है, ना न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ना कोई भी साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, तो ये अंदर से खोखला है। फिर दोनों सिरे इसके पॉइंटेड है, दैट मीन फर्स्ट एंड एंड दिस इज सेकंड एंड, बोथ एंड यू कैन सी इट पॉइंटेड, ये नुकीला है। तो ये दोनों सिरे जो इसके हैं वो कैसे हैं, नुकीले हैं,
और इसका मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा फाइबर? द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा फाइबर इज टू मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट को मजबूती प्रदान करने का काम किसका है? स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स का है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, पटुआ, पटसन, अलसी, भांग, नारियल। आई होप ये दोनों तो ऊपर से निकल गए होंगे। रस्सी जो बनती है आपकी, एक व्हाइट कलर की होती है रस्सी, जो थोड़ी सी आप समझ रहे होंगे कौन सी हम बता रहे हैं, और एक होती है रस्सी जो मेनली हम देखते हैं घर में, जो पतली भी होती है, उसमें कुछ मोटी भी आती हैं। तो वो जो दोनों प्रकार की जो रस्सियां होती हैं वो पटुआ और पटसन से मिलकर ही बनती हैं। ये दोनों चीजें, जैसे कि नारियल के बाहर का आप भाग देखते हो जो बना हुआ होता है, नारियल से भी रस्सी बनती है। तो नारियल का जो बाहर का भाग देखते हो, जटा वाला नारियल जिसको आप बोलते हो, तो जो उसकी जटाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है? स्क्लेरेंकाइमा फाइबर ही होते हैं वो जो जटाएं होती हैं। और उसकी जटाएं जो होती हैं वो कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? 23 to 35 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। भांग, कैनाबिस सैटिवा में आप देख सकते हो, नारियल, कॉकस नुसिफेरा में देख सकते हो, अलसी जिसका तेल निकलता है उसमें भी आप स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स को देख सकते हो, पटुआ और पटसन में भी आप देख सकते हो, जिसकी आप रस्सी नॉर्मल रूप में आप देखते हो। तो ये हो गई बात हमारी किसकी? स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स की, जो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होंगे, लंबे होंगे, खोखले, हॉलो होंगे, ना ही केंद्रक पाया जाएगा और ना ही इसमें क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। और दोनों पॉइंट जो होंगे, यानी बोथ साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी? पॉइंटेड होंगी। और मेन फंक्शन क्या होगा? प्लांट को मजबूती प्रदान करना। अब हम अपने सेकेंड टाइप पर आते हैं जो कि स्क्लेरेंकाइमा का है। उसका क्या नाम है? दृढ़ोक्ता कोशिका यानी कि स्टोन सेल। तो स्टोन सेल जो होंगी, इट इज आल्सो नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग ही होंगी, क्योंकि जो जिनसे ये बन रही है स्क्लेरेंकाइमा इज आल्सो नॉन लिविंग सेल। तो दृढ़ोक्ता कोशिकाएं जो होंगी वो भी नॉन लिविंग होंगी। और कैसी होंगी? गोल बना हुआ, अंडाकार बना हुआ। इसका मतलब ये है कि ये गोल होंगी और अंडाकार होंगी, यानी कि राउंडेड होंगी और ओवल शेप में होंगी। फिर ICS, दैट मीन इंटरसेलुलर स्पेसेस इज एब्सेंट, यानी इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाएगा। फिर है लिग्निन का जो डिपोजिशन होगा, जो कि शुरू से ही पढ़ते आ रहे स्क्लेरेंकाइमा जो सेल है वो हमारी लिग्निन की बनी है, जिसके कारण जो हमारी सेल वॉल है वो थिक यानी कि मोटी होती जा रही है। तो लिग्निन की डिपोजिशन से जो सेल वॉल होगी वो हमारी थिक होगी। और इसका एग्जांपल है नाशपाती के गूदे, नाशपाती यानी पियर, पियर का जो गूदा होता है, जो लोग पियर खाते हैं नाशपाती, उसका जो गूदा देखते हैं वो कौन सी सेल का बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है हमारी दृढ़ोक्ता कोशिकाओं का, स्टोन सेल का बना हुआ होता है। फिर दूसरा एग्जांपल है इसका बादाम, आमंड, अखरोट, वॉलनट, इनका दोनों का जो छिलका होता है, जब आप इसको ब्रेकआउट करो अखरोट के छिलके को, तो कुछ इस तरह से निकलता है। ये दो भाग हो जाते हैं, इस तरह से कुछ निकलता है, इसके अंदर छोटे छोटे वॉलनट होते हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर मिलते हैं वो किसका होगा? स्टोन सेल्स का होगा। बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री मतलब पौधों, पेड़ों की छाल में भी मिलते हैं कौन? स्टोन सेल्स मिलती हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है? पौधे को शक्ति प्रदान करना, पौधे के जो प्रत्येक भाग हैं उनको शक्ति प्रदान करने का काम होता है। तो आइए अब हम इसका फिगर देख लेते हैं, किसका? स्टोन सेल का यानी स्क्लेरेंकाइमा सेल का। तो ये कुछ इस तरह से होता है। स्टोन मतलब पत्थर, तो पत्थर की तरह इनका स्ट्रक्चर होगा। और जो अंडाकार होंगी, अंडाकार वाली भी बना देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये जुड़ी ही हुई हो आपस में, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये हमारी बात हो गई किसकी? स्टोन सेल की और स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स की। तो अब हम सेकेंड टाइप अपना पढ़ते हैं क्या, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि कौन से उत्तक? हमने पढ़ लिया सिंपल टिश्यू, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको बोलते हैं हम जटिल उत्तक। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जटिल उत्तक।
तो अभी तक हमने पढ़ा सिंपल टिश्यू यानी कि सरल उत्तक। अब हम पढ़ेंगे जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में हमने बताया था जटिल उत्तक वे उत्तक होते हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और 2 या 2 से अधिक प्रकार की जो कोशिकाएं होंगी वो मिलकर क्या बनाएंगी, जटिल स्थायी उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाएंगी। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ complex tissue is distributed in 2 types. First is xylem and second is phloem. So what is xylem and what is phloem? So let me discuss. So first is xylem. तो xylem क्या है, लेकिन उसके पहले हम ये पढ़ लें xylem और phloem दोनों हैं क्या। तो xylem और phloem ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, संवाहक उत्तक बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोला जाता है उसे, कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवाहक उत्तक। ये संवाहक उत्तक जो होते हैं ये किन से मिलकर बने होते हैं, जाइलम से और फ्लोएम से मिलकर बने हुए होते हैं संवाहक उत्तक। और संवाहक उत्तक की विशेषता क्या होती है, संवाहक उत्तक जो होते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि ये किसमें पाए जाते हैं, ये बड़े पौधों में पाए जाते हैं, और उन बड़े पौधों को क्या करते हैं, स्थलीय वातावरण के अनुकूल रहने योग्य बनाते हैं। अनुकूल का मतलब होता है उनके अनुसार एडॉप्टेशन, यानी कि उनके अनुसार ढाल देना। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग पाए जा रहे हैं जैसे, और मैदानी क्षेत्र में जो लोग पाए जा रहे हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो लोग होंगे वो 12 मास यानी कि 12 महीने जो होंगे वो पूरी तरह से बर्फ में या ठंडक में रह सकते हैं। बट अगर हम मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को देखें तो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्या विशेषता होगी कि वो तीनों ऋतुएं यानी कि जाड़ा गर्मी बरसात तीनों ऋतुओं का आनंद ले सकेंगे। और अगर उन्हें वही पर्टिकुलरली एक ऋतु में रहने को कह दिया जाए, एक सीजन में रहने के लिए कह दिया जाए, तो शायद उनके लिए डिफिकल्टी होगी। तो वैसे ही वही ये होती है हमारी अनुकूलता। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों की अनुकूलता क्या है कि वो ठंडे प्रदेशों में भी ठंडे प्रदेशों में वो 12 महीने रह सकते हैं। और मैदानी भागों के लोगों की क्या अनुकूलता है, उनकी एडॉप्टेशन ये है कि वो सारे वातावरण में रह सकते हैं। सो वैसे ही जाइलम और फ्लोएम जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, संवाहक उत्तक बनाएंगे। और इनकी विशेषता क्या होती है, ये पौधों को जितने भी बड़े पौधे हैं जैसे कि जिनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, अब अभी आप पढ़ेंगे जीवों में विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो लेसन पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें आप पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, जिनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट हमारे देखने को मिल रहे हैं जैसे कि आम का है, बरगद का है, पीपल का है, जामुन का है, लीची का है, जितने भी बड़े पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं जिनसे हमें फल प्राप्ति हो रही है, फल की प्राप्ति हो रही है, वो हमारे बोले जाएंगे एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्त बीजी पौधे। और आवृत्त बीजी पौधे जो होंगे वो क्या होंगे, वो बड़े पौधों में उनकी गिनती होगी और उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड होंगे। और ये दोनों मिलकर उनमें क्या बनाएंगे, संवाहक उत्तक बनाएंगे। और उन्हीं पौधों को ये क्या करेंगे, इनकी क्या विशेषता, उन्हीं पौधों को ये स्थलीय वातावरण में रहने योग्य बनाते हैं। फिर क्या बात करनी है हमको, यह हो गई संवाहक उत्तक की बात। अब हम बात करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जो कि हमारा सबसे पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो क्या है, जाइलम है, और दूसरा क्या है, फ्लोएम है। तो जाइलम जो है वो कैसे बनता है, वो 4 तरह के उत्तकों से मिलकर बना होता है जाइलम। और जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है, वाटर और डिसॉल्व मिनरल यानी कि पानी और घुलित लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम हमारा करता है जाइलम। और पत्तियों के द्वारा जितनी भी भाग होंगे यानी ब्रांचेस के द्वारा सारे भागों में पहुंचाने का काम हमारा कौन करेंगे, फ्लोएम जी करेंगे। जाइलम का काम है रूट से लीव्स तक या ब्रांचेस तक लेके जाना पौधे खाने को और पानी को। और फ्लोएम का काम है कि ब्रांचेस से सारी जगहों पर फैलाना, काम है फ्लोएम का। तो फ्लोएम की बात अब हम बाद में करेंगे, पहले हम जाइलम की बात कर लेते हैं। जाइलम जो कि 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होगा। पहला होगा वाहिनिकाएं, दूसरा होगा वाहिकाएं, तीसरा होगा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा होगा जाइलम रेशे। वाहिनिकाएं को बोलते हैं ट्रैकेट्स, वाहिकाएं को बोलते हैं वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा को जाइलम पैरेन्काइमा ही बोलेंगे और जाइलम रेशे को बोलेंगे जाइलम फाइबर। तो सबसे पहला हम अपना उत्तक देखते हैं वाहिनिकाएं, जो कि क्या होंगी, जिनको बोला जाएगा ट्रैकेट, जो कि क्या होंगी, नॉन लिविंग होंगी यानी कि निर्जीव होंगी।
लॉन्ग यानी कि लंबी होंगी, एंड ट्यूब लाइक नली नुमा होंगी, जैसे कि नली होती है पतली पतली वैसी होंगी। बोथ साइड पॉइंटेड, जैसे कि अभी हमने इसके ठीक पहले पढ़ा था स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स में कि बोथ साइड पॉइंटेड थे, उनके दोनों पॉइंटेड जो सिरे थे, दोनों सिरे जो थे वो कैसे थे, पॉइंटेड थे। तो वैसे ही वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकेट्स जो होंगी, जाइलम जो बना रही हैं वो क्या होंगे, उनके भी बोथ साइड क्या होंगे, पॉइंटेड होंगे, यानी दोनों सिरे नुकीले होंगे। फिर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सेल वॉल इज थिक, कोशिका वृत्ति जो होगी वो इनकी थिक हो जाएगी, किसके कारण, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण इनकी जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी। तो ये हुई बात हमारी ट्रैकेट्स की। अब ट्रैकेट्स का वर्क क्या है, ट्रैकेट्स का मेन फंक्शन है वीक ऑर्गन सपोर्ट, यानी कि जितने भी कोमल अंग हैं पौधे के उनको सहारा देने का काम करेगा हमारा ट्रैकेट्स। एंड सेकेंड वर्क इज वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल रूट टू लीव्स, यानी कि वाटर और डिसॉल्व मिनरल जो होगा उनको ले जाएगा रूट से कहां तक, लीव्स तक। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके फिगर की। तो फिगर देख लेते हैं इसका कैसा है। आप एक टूटी हुई पेंसिल याद रख लीजिए, टूटी हुई पेंसिल जो कि कुछ इस तरह से नुकीली होती है, जो कि बीच से किसी ने क्रॉस कर दिया है उसको, और ऊपर से उसका जो रबड़ है वो किसी ने निकाल दिया है। तो उसको आप याद कर सकते हैं इसका फिगर को कि इस तरह से फिगर है, और इसमें जो बीच बीच में जो मैंने राउंड शेप में बनाया है ये क्या है, छिद्र है जो कि रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। तो ये हुई हमारी बात ट्रैकेट्स की। अब हमें दूसरा अपना उत्तक कौन सा पढ़ना है, वाहिकाएं, जिसको बोलते हैं हम वेसल। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अब कल। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में सेकंड टाइप पढ़ा है जिसका नाम है स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमने 2 टाइप्स पढ़े, फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा इट इज 3 टाइप। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा मृदु उत्तक, सेकेंड इज स्थूल कोण उत्तक दैट मीन कोलेनकाइमा, थर्ड इज दृढ़ोत्तक दैट इज विच इज स्क्लेरेन्काइमा। मृदु उत्तक सजीव कोशिकाओं के बने थे, कोलेनकाइमा भी सजीव कोशिकाओं के बने थे, लेकिन दृढ़ोत्तक जो थे वो निर्जीव कोशिकाओं के बने थे। दृढ़ोत्तक 2 प्रकार के थे, दृढ़ोत्तक रेशे थे और दृढ़ोत्तक सेल थी यानी कि स्टोन सेल थी, और एक था क्या, एक था आपका स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। फिर हमने बात की कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने जाइलम पढ़ा, और जाइलम और फ्लोएम 2 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी संवाहक उत्तक बनाती हैं, जो कि बड़े पौधों को वातावरण के अनुकूल करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो जाइलम 4 तरह के उत्तकों से मिलकर बने होते हैं। पहला है वाहिनिकाएं जिनको ट्रैकेट्स बोला गया, दूसरा है वाहिकाएं जिनको हमने क्या कहा है, वेसल, फिर तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा ही इनको बोलेंगे, और चौथा है जाइलम रेशे यानी कि जाइलम फाइबर। तो फर्स्ट हमने पढ़ा वाहिनिकाएं यानी ट्रैकेट्स पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा नॉन लिविंग है, लॉन्ग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बोथ साइड पॉइंटेड है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सेल वॉल इज थिक, and main function of the tracheids is weak organ support, and second is water and dissolved mineral root to water, that mean वाटर और डिजॉल्व मिनरल जो है उनको रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, हमारा ट्रैकेट्स करेगा। सो सेकंड हमें पढ़ना है वेसल, इसके बारे में हम कल डिस्क्राइब करेंगे। सो थैंक यू।